हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिक्षा में। और मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो आपके सिर्फ यूपी टीजीटी के लिए ही नहीं, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें साइंस आती है, कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें साइंस आती है और उसमें ये टॉपिक मेंशन कर रखा है आपके, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक देखते हैं अपना रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी को हम और क्या बोलते हैं? रेडियो स्क्रियता। तो देखिए, रेडियो स्क्रियता होती क्या है? रेडियो स्क्रियता होती है कि ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रेडिएशन एमिट होती है, या मैं ये कहूँ कि प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रेडिएशन का एमिट होना ही रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, कि रेडिएशन एमिट होती हैं, किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रेडिएशन एमिट होती हैं। बट हमें ये पता होना चाहिए कि हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस किसको बोल सकते हैं, ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस है जिनको हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोल सकते हैं। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनके न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी लेस हो, या मैं ये कहूँ कि दोज अनस्टेबल न्यूक्लियस विच हैव लेस बाइंडिंग एनर्जी, कि ऐसे अनस्टेबल न्यूक्लियस है जिनकी बाइंडिंग एनर्जी लेस हो। ऐसा कोई भी न्यूक्लियस जिसकी बाइंडिंग एनर्जी लेस होगी उसको हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलेंगे। और सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पीरियोडिक टेबल में किसकी है? आयरन की। आयरन की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो वो मोस्ट स्टेबल है। तो अब देखते हैं, हमें ये पता चल गया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, कि जिनकी बाइंडिंग एनर्जी लेस हो उनको हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हम अनस्टेबल न्यूक्लियस किसको बोलते हैं, किसको हम अनस्टेबल न्यूक्लियस कह सकते हैं। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल ना हो, कि ऐसा कोई भी न्यूक्लियस या ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल ना हो, उसको हम अनस्टेबल न्यूक्लियस बोलते हैं। देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए, आप लोग एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है कार्बन के आइसोटोप्स का। तो कार्बन के मैंने 2 आइसोटोप लिए हैं, बट मेनली कार्बन के आइसोटोप कितने होते हैं? 3 आइसोटोप होते हैं। मैंने एग्जाम्पल में लिए हैं 2 आइसोटोप। तो देखिए, यहाँ पे देखिए कार्बन C612, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ब्रीफली समझ लीजिए कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एंड मास नंबर क्या होता है? मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ पे आप शॉर्ट में देखिए, आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी कहाँ पोजीशन होती है एटम में, ये सब मैं आपको डिटेल से करवाने वाली हूँ। आप लोग बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। तो देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर के। तो यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल में कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हो गए 6 के। अब ये 12 क्या दिया गया है? मास नंबर। मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो हमें ये पता है कि प्रोटॉन हमारे पास 6 हैं और हमें न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, तो हम न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे 6। तो देखिए, यहाँ पे क्या हो गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि ये एक स्टेबल न्यूक्लियस है। बट अगर हम बात करते हैं अपने सेकंड एग्जांपल की, तो इसमें देखिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने दिए गए हैं आपको? 6। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया हमारे पास 6। बट अगर हम बात करते हैं, इसमें मास नंबर दिया गया है 14। तो मास नंबर देखिए 14 माइनस 6 से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, देखिए 14 माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे
14 माइनस 6 8, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये एक स्टेबल न्यूक्लियस नहीं है, ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है। मैंने बताया था कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन सा होता है, कि दो अनस्टेबल न्यूक्लियस विच हैव लेस बाइंडिंग एनर्जी, कि ऐसे अनस्टेबल न्यूक्लियस जिनकी बाइंडिंग एनर्जी लेस होती है उनको हमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अनस्टेबल न्यूक्लियस कौन से होते हैं, या हम किसको अनस्टेबल न्यूक्लियस बोल सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये जैसा कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल से समझाया है। ये देखिए रेडियो एक्टिविटी का बेसिक है कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, यूरेनियम की रेडियो एक्टिविटी के बारे में किसने आइडेंटिफाई किया, हेनरी बैकुरेल ने। एंड पोलोनियम, हेनरी बैकुरेल ने सबसे पहले बताया था रेडियो एक्टिविटी के बारे में। एंड पोलोनियम और रेडियम की रेडियो एक्टिविटी के बारे में किसने बताया था सबसे पहले, पीरे एंड मैरी क्यूरी। किसने बताया था, पीरे एंड मैरी क्यूरी। देखिए एक और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है एक्टिनियम। एक्टिनियम के बारे में सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था, एंड्रे डेविनियर ने आइडेंटिफाई किया था और बताया था कि ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो देखिए रेडियो एक्टिविटी में बेसिकली आपके रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद एवरेज लाइफ पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं, अल्फा डिके क्या होता है, बीटा डिके क्या होता है, और थर्ड वन गामा डिके। ये सब मैं आपको डिटेल से करवाने वाली हूँ। बट उससे पहले आप समझिए कि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटम के बारे में हम डिटेल से करने वाले हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बताई थी, तो उनके अकॉर्डिंग था कि हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है। बट जैसे रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया या उसके बाद केमिस्ट्री में और डेवलपमेंट हुई, तो पता चला कि एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। तो आज हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए एटम क्या होता है, कि एटम के सेंटर में तो होता है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के सराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अगर मैं बताऊं तो, अगर आप ब्रीफ में समझना चाहें तो देखिए नेक्स्ट देखिए, या ये भी बोल सकते हैं कि एटम कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, या मैं ये कहूँ कि 3 बेसिक पार्टिकल्स, जिसको हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन कहते हैं। तो एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है। देखिए मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि डाल्टन ने बताया था कि हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। ये किसने बताया था अपनी थ्योरी में, डाल्टन ने। बट उसके बाद और जो एक्सपेरिमेंट आए, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आया, जे थॉमसन का प्लम पुडिंग, उन्होंने तो ये जो सब एक्सपेरिमेंट आए थे, इनसे पता चला कि हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं और उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। देख लीजिए बेसिकली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बताया गया था, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हमें ये पता चल गया कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं और एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, बट हमें ये पता होना चाहिए कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम किन को बोलते हैं, या किस पार्टिकल को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। देखिए बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल होता तो एटम के जैसा ही है उसकी स्ट्रक्चर, बट वो उसका साइज एटम से कम होता है, उसका साइज एटम से स्मॉलर होता है। या मैं ये कह सकती हूँ कि एन एटम कैन बी ब्रोकन इनटू 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, कि हम एटम को 3 सब एटॉमिक पार्टिकल में ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब देखिए जैसे मैंने बताया कि एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, तो हमें एटम की रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए एटम की रेडियस कितनी होती है, 10⁻⁻⁻10
मीटर या एंगस्ट्रॉन। देखिए माइनस में 10 है, तो आप सपोज कीजिए कि मतलब सोच के देखिए कि कितनी कम उसकी रेडियस होगी। तो बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है एटम। अब देखिए आप एटम की स्ट्रक्चर, ये ध्यान से देखना। देखिए एटम की स्ट्रक्चर, देखिए एटम की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है कि उसके सेंटर में तो होता है न्यूक्लियस। ये जो मैंने बताया था अभी कि उसके सेंटर में तो होता है न्यूक्लियस, और उसके न्यूक्लियस के सराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ये मैंने बेसिकली किसका एग्जांपल लिया है, कार्बन एटम की स्ट्रक्चर ड्रा की है मैंने। फर्स्ट सेल में कितने हैं देखना, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और सेकंड सेल में कितने हैं, 4 हैं। क्योंकि हमारे पास कितने कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, एटॉमिक नंबर हो गया 6। तो फर्स्ट सेल में कितने आ गए, 2, कितने बच गए, सेकंड सेल में कितने आएंगे, 4। सेकंड सेल में आ सकते हैं 8, बट हमारे पास 4 ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, तो इसमें हमने 4 फिल किए हैं। ये आपको आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको निकालना सिखाऊंगी, वहाँ से पता चलेगा। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि सेंटर में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर ही न्यूक्लियस बनाते हैं। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस, और इसके सराउंड में क्या रिवॉल्व करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये एटम की बेसिक स्ट्रक्चर है कि एटम में इस तरह का सेटअप होता है कि उसके मीडियम या मैं कहूँ उसके सेंटर में तो न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है। आगे देखिए कि न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे मैंने आपको समझाया था अभी कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस भी क्या होता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हमें न्यूक्लियस बोल सकते हैं, या बोल देते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एटम के सेंटर में होते हैं और उसी को हम न्यूक्लियस बोल देते हैं। तो देखिए अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज कैसे होता है। तो देखिए प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन, एंड इलेक्ट्रॉन है कैसा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो प्रोटॉन तो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और न्यूट्रॉन है, बट न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल। तो जो इफेक्टिव चार्ज है वो कैसा रहेगा न्यूक्लियस पे, तो इफेक्टिव चार्ज है न्यूक्लियस पे वो पॉजिटिव रहेगा। इसीलिए हम न्यूक्लियस को बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर ऑफ द एटम, यानी कि इस पे न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट देखिए कि ये जो न्यूक्लियस वर्ड है ये कहाँ से लिया गया था। ये लैटिन भाषा का वर्ड है न्यूक्लियस, जो नक्स की फॉर्म है। तो नक्स का मीनिंग क्या होता है, नट या कर्नल, नट या कर्नल। देखिए अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एटम की रेडियस कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर या फिर एंगस्ट्रॉन। तो देखिए जब एटम की रेडियस कितनी है, 10⁻⁻10, तो सिंपल सी बात है न्यूक्लियस की रेडियस उससे कम ही होगी। तो न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर या फिर एंगस्ट्रॉन। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, या मैं ये कहूँ कि न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, रदरफोर्ड ने सबसे पहले बताया था न्यूक्लियस के बारे में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, एटम के नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हमें इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या जो न्यूक्लियस के सराउंड में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन। देखिए बैलेंस बना रहता है एटम की स्ट्रक्चर में कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है एंड उसके सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, तो उससे बैलेंस बना रहता है। देखिए ये और इसका इलेक्ट्रॉन देखिए, इट क्रिएट्स द नेगेटिव चार्ज दैट बैलेंस द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द प्रोटॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है जिससे कि प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज बैलेंस होता रहता है।
देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। देखिए ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने आपकी यूनिट क्या यूज की है, ग्राम। बट अगर किलोग्राम आ जाए, आपसे किलोग्राम में पूछे कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो -31 kg आएगा। ये आप ध्यान रखना। सबसे पहले किसने बताया था इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले बताया था जे थॉमसन ने। एंड इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज है उसके बारे में किसने बताया था, R.A. मिलिगन ने इसके बारे में बताया था। R.A. मिलिगन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट देखिए कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। देखिए ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है या इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। एक क्वेश्चन मैंने अभी 2 दिन पहले देखा था कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था कि जो रदरफोर्ड ने, या मैं ये कहूँ कि इसने जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था, सॉरी रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था, उसमें इलेक्ट्रॉन, देखिए मैंने अभी आपको एटम की स्ट्रक्चर बताई थी, वहाँ से देखिए आप लोग। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इसने रदरफोर्ड ने जो एटम के बारे में बताया, या जो रदरफोर्ड मॉडल था, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंड में किस पाथ में रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा सर्कुलर पाथ में। ध्यान रखना इस चीज़ का, आपको एग्जाम्पल इस टाइप के मिलते हैं, इलिप्टिकल, सर्कुलर, इस टाइप के मिलेंगे, बट आप ध्यान रखना कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, क्या बता रही थी मैंने, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको बता दिया था। अब देखिए कि प्रोटॉन्स क्या होते हैं, कि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ एटम, कि एटम के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम प्रोटॉन बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, P से या P+ से करते हैं। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, गोल्डस्टीन ने बताया था। देखिए ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको याद करनी ही पड़ेंगी, और यहाँ से सीधा क्वेश्चन भी बन सकता है कि प्रोटॉन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। या मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27, या फिर -24 ग्राम की फॉर्म में अगर पूछे तो -24, और किलोग्राम की फॉर्म में पूछे तो -27। ये यूनिट का ध्यान रखना, ये एग्जाम में यूनिट ध्यान नहीं रहती, दोनों ऑप्शन में मिल जाते हैं और हमसे पूछा जाता है किलोग्राम में, और हम ग्राम वाले पे टिक कर देते हैं, जिससे आंसर गलत हो जाता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। चार्ज कितना होता है इस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसके इक्वल होता है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स के इक्वल होता है 1 यूनिट चार्ज। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, कि न्यूट्रॉन्स के बारे में सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि किसने बताया था न्यूट्रॉन्स के बारे में, चैडविक ने बताया था। और न्यूट्रॉन एटम का एक ऐसा पार्टिकल होता है जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन कैसा होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता इस पे। तो तभी वहाँ पे न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बनता है, तभी हम बोलते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ऑफ एटम। तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि एटम का एक ऐसा पार्टिकल, ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, उसको न्यूट्रॉन कहते हैं। देखिए अब मास ऑफ न्यूट्रॉन की मास ऑफ कितना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन देखिए 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर किलोग्राम में पूछे तो -27, और अगर ग्राम में पूछे तो -24। ये यूनिट्स का आप ध्यान रखिएगा, जो प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्रोटॉन में क्या था 1.672,
और यहाँ पे क्या दिया गया है 7 4। तो स्लाइटली डिफरेंस होता है इनके मास में, बट आप लोग ध्यान रखिएगा अच्छे से। और यूनिट्स का स्पेशल ध्यान रखिएगा कि कौन सी यूनिट के साथ कौन सी पावर आएगी। अब देखिए चार्ज तो कैसा होता है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, न्यूट्रॉन पे चार्ज न्यूट्रल होता है। अब देखिए कि हम किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए ये देखिए कि एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग ओनली ऑफ एटम्स दैट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई, कि जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हो, यानी कि मैंने आपको बताया था कि जिसमें सेम टाइप के एटम्स हों उसी को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। तो हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन रहेगी किसी भी एलिमेंट की। तो जो यहाँ पे जो आप देखिए ये जो एक्स के नीचे लिखा जाता है ये आपका होता है एटॉमिक नंबर, और जो ये यहाँ पे लिखा जाता है ये होता है आपका मास नंबर। तो ये इस तरीके से देख लीजिएगा, इस तरीके से लिखा जाता है। ये देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, इसको हम यहाँ पे ये यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये नहीं आएगा यहाँ पे। और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई गलत नहीं होगा आपका। तो देखिए एक्स यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस, मैंने कोई भी न्यूक्लियस ले लिया, एक्स कोई भी न्यूक्लियस है, और जेड कोई, जेड क्या है उसका एटॉमिक नंबर। देखिए एटॉमिक नंबर मैं जेड कहूँ या एटॉमिक नंबर कहूँ किसी भी एलिमेंट का, तो देखिए वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा। और जो ए है ये ए क्या है, मास, एटॉमिक मास या मास नंबर। ए क्या दिया गया है यहाँ पे, ए दिया गया है एटॉमिक मास। तो जैसे मैंने बताया था ये एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉरी एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये इसका एटॉमिक मास होता है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, कार्बन का ही एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कार्बन का एग्जांपल लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, मास नंबर कितना होता है 12। तो ये देखिए उसी तरीके का बन गया ना आपका एलिमेंट, जैसे मैंने आपको दिखाया था। तो ये आपका 6 हो गया यहाँ पे। तो अब 6 क्या है यहाँ पे एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एंड मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है, मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे अगर हम देखिए हम पुट करके देखते हैं ये वैल्यू, तो देखिए तो अपना मास नंबर कितना दिया गया है यहाँ पे, कितना दिया गया है 12। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास प्रोटॉन्स कितने दिए गए थे 6, और प्लस यहाँ पे है न्यूट्रॉन। अब हमें न्यूट्रॉन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, ये इसको 6 को इस साइड लेके जाएंगे तो 12 माइनस 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए आपके पास 6। तो ये एक तरीका है कि हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखिए कि एटॉमिक मास को हम बोल सकते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास को हम बोल सकते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, या मैं ये कहूँ कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। देखिए यहाँ से अब एक नया वर्ड आया है न्यूक्लियॉन्स, की न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, आगे देखिए आप। हाँ देखिए कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के लिए एक कलेक्टिव टर्म होती है। ये जैसे कि हम ये बोलें कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उससे अच्छा होता है कि हम ये बोलते हैं कि न्यूक्लियॉन्स, या मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ऐसे पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ऐसे पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ये मैंने आपको अभी समझाया था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक
नंबर ए माइनस जेड। देखिए यहाँ से आपको से कोई भी एलिमेंट दे के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सीधा सीधा कि आप उस एलिमेंट के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे या उसका मास नंबर क्या होगा। तो ये हमें उसके लिए हमें उनके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। आगे देखिए। हाँ तो आगे देखिए आप आपके इस चैप्टर में क्या क्या रह गया अभी रेडियो एक्टिविटी में। रेडियो एक्टिविटी में रह गया मैंने आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड एटम की स्ट्रक्चर, एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन, रेडियो एक्टिविटी क्या होते हैं और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं, आज मैंने इन सब के बारे में बताया है। अब आपके इस टॉपिक में रह गया क्या क्या रह गया इस टॉपिक में आपके, तो रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट, रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट रह गया है आपका अभी इसमें। तो रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलेगा कि अल्फा डीके क्या होता है, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपसे ये भी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि हाफ लाइफ हम कैसे निकाल सकते हैं या हम एवरेज लाइफ कैसे निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सब आपका इस टॉपिक में रह गया है, ये सब मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊँगी। तो आपके लिए इस टॉपिक में सिर्फ ये पार्ट रह गया है, सेकंड पार्ट में आपके लिए जल्दी लेके आने वाली हूँ। आज का वीडियो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।